हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 5 को, जिसका टाइटल है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी पालकीवाला। The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994। ये जो चैप्टर है एक आर्टिकल एक्चुअली में जो नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया था और इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था 24 नवंबर 1994 को। द इशू दैट ही रेज रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस। इस आर्टिकल में जो उन्होंने उस वक्त इशू उठाया था कि खराब हेल्थ हो रही है हमारी अर्थ की, आज भी उसका रेलेवेंस है, आज भी वो प्रासंगिक है। लेट्स रीड द लेसन नाउ। One cannot recall any movement in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. कोई किसी भी मूवमेंट को याद नहीं कर सकता इस दुनिया की हिस्ट्री में जो मूवमेंट मानव जाति की कल्पनाओं पर इतना छा गया हो और इतनी पूरी तरीके से छा गया हो और इतनी तेजी से छा गया हो जितना कि ग्रीन मूवमेंट, जो स्टार्ट हुआ था आज से 25 साल पहले। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। 1972 में दुनिया की पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी बनाई गई न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक। तब से इस मूवमेंट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। हम उम्मीद करते हैं कि हमने शिफ्ट कर दिया है, हमने बदल दिया है अपना जो व्यू था, अपना जो विचार था वो बदल दिया है दुनिया के बारे में। पहले जो हमारा व्यू था वो मैकेनिस्टिक व्यू था, एक यांत्रिक व्यू था। हम दुनिया को एक मशीन से समझते थे जो अपने आप चलती है। उससे बदल कर हमारा व्यू अब क्या हो गया है, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू हो गया है। होलिस्टिक मीन्स हम पूरी दुनिया को एक देखते हैं, एक ही यूनिट में देखते हैं। हम ये नहीं समझते कि इंडिया की धरती, अमेरिका की धरती या किसी और देश की धरती वो अलग है, सब एक ही है। हम उसको एक यूनिट के रूप में देखते हैं। और हमारा दूसरा इकोलॉजिकल व्यू हो गया है। इकोलॉजिकल मीन्स पर्यावरण वाला। हम पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं। अगर एक जगह कोई प्रॉब्लम आती है पर्यावरण की वजह से तो उसका असर दूसरी जगह भी पड़ता है, संसार के दूसरे हिस्सों में भी पड़ता है। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी। ये जो बदलाव है ह्यूमन की, मानव की धारणा में, वो इतना ही क्रांतिकारी है एज दैट जितना कि इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड राउंड द सन। ये उतना ही क्रांतिकारी व्यू है, हमारा विचार है, जितना कि कोपरनिकस ने हमें सिखाया था 16th century में कि अर्थ और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं सूरज के चारों ओर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार हुआ है मानव के इतिहास में, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक बढ़ती हुई दुनिया में जागरूकता है कि जो अर्थ है ये अपने आप में ही एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। एक बहुत बड़ा जीव है जिसके हम हिस्से हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। इसकी अपनी शारीरिक पोषण की आवश्यकताएं हैं। एंड वाइटल प्रोसेसेस, और जीवन संबंधी प्रोसेसेस हैं विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिसका हमें आदर करना चाहिए और जिसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। पृथ्वी के जो जीवन के लक्षण है वो ये खुलासा करते हैं कि जो धरती है वो एक पेशेंट है जिसकी हेल्थ क्या हो रही है, लगातार बिगड़ रही है। We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustee of the legacy to future generation। हमने इस ग्रह के अच्छे प्रबंधक होने व भावी पीढ़ियों की विरासत को संभालने वालों के रूप में अपने नैतिक कर्तव्यों को समझना अब शुरू कर दिया है। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। ये जो धारणा थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसको पॉपुलराइज किया गया 1987 में वर्ल्ड कमीशन के द्वारा, जो किस पर हुई थी, एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर, एंड डेवलपमेंट और विकास पर। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज
अपनी रिपोर्ट में उन्होंने परिभाषित किया था इस आइडिया को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को कैसे बताया कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, वो विकास जो इस समय की जनरेशन की जरूरतों को पूरा करे, प्रेजेंट की जरूरतों को पूरा करे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, लेकिन इसके साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करे कि आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ ना छोड़ें, आने वाली जनरेशन के लिए भी हम छोड़कर जाएं और अपनी भी जरूरतों को पूरा करें। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया और इसे फेमस किया गया। दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। हम जरूरत से ज्यादा यूज ना करें उन प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का, जिनकी जरूरत आने वाली जनरेशन को होगी। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a case where the notice reads the world's most dangerous animal. लुसाका जाम्बिया के एक चिड़ियाघर में एक ऐसा पिंजरा है जिस पे नोटिस लगा हुआ है और उस नोटिस पे लिखा है दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल। Inside the case there is no animal but a mirror where you see yourself. लेकिन उस पिंजरे के अंदर कोई एनिमल नहीं है, एक शीशा लगा हुआ है जिसके अंदर आप अपने आप को देखते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जो इंसान ही है जो सबसे खतरनाक एनिमल है जिसने इस अर्थ पर सबसे ज्यादा बर्बादी की है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन थैंक किया जाता है उन प्रयत्नों का जो कई एजेंसीज ने किए हैं अलग अलग देशों में। A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है इसको अब एक समझ आ गई है, एक नई जागरूकता आ गई है इसमें, मतलब इंसान में आ गई है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब उसने एक बात समझ ली है कि जो सिस्टम था डोमिनेशन का, प्रभुत्व का, कि अपने आप को मालिक समझते थे, पेड़ों के, जानवर के, सबसे सबको डोमिनेट करते थे, उससे जो हमारा शिफ्ट आया है वो ये आया है कि अब हम पार्टनर बन गए हैं। अब हम सबको पार्टनर समझते हैं कि जैसे हम इस धरती पर रहते हैं उनका भी रहने का उतना ही हक है। Scientists have cataloged about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Scientists ने एक सूची बनाई है जिसके अनुसार 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज हैं जिसके साथ इंसान धरती को शेयर करता है। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. जिनकी सूची नहीं बनी है उनकी संख्या के अनुमान में कुछ मतभेद है। जीव वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 30 लाख से 10 करोड़ ऐसी प्रजातियां हैं जो तड़प रही हैं, खत्म हो रही हैं एक लज्जाजनक अंधकार में। One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. शुरुआती अंतरराष्ट्रीय आयुक्तों में से जिन्होंने अन्य बातों के अतिरिक्त इकोलॉजी व पर्यावरण के प्रश्न पर विचार किया है उनमें से ब्रांड कमीशन भी थी, जिसका एक सदस्य है वो फेमस भारतीय जिनका नाम L.K. झा था। The first Brandt report raised the question, are we leave our successor a scorched planet of advancing desert, impoverished landscapes and ailing environment? जो पहली Brandt रिपोर्ट थी उसमें एक सवाल उठाया गया, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बढ़ती हुई मरुभूमि छोड़कर जाएंगे, एक डेजर्ट छोड़कर जाएंगे और एक जलता भुनता हुआ ग्रह छोड़कर जाएंगे, एक खराब लैंडस्केप छोड़कर जाएंगे और एक बीमार एनवायरनमेंट, एक बीमार पर्यावरण, एक रोगी पर्यावरण छोड़कर जाएंगे? Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। उन्होंने उसमें बताया कि अर्थ की 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, धरती की 4 जैविक प्रणालियां हैं। और वो कौन से बायोलॉजिकल सिस्टम है? फिशरीज, मछली पालन, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान एंड क्रॉपलैंड्स, और जो कृषि भूमि है वो है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और ये पूरे वर्ल्ड का जो आर्थिक सिस्टम है उसकी बुनियाद है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड,
हमें फूड सप्लाई करने के अलावा these four system provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics। ये चारों के चारों जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमें फूड सप्लाई करने के अलावा जितना भी कच्चा सामान है इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए हमें देते हैं, मिनरल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़कर। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड के बहुत बड़े हिस्से में ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। जो दुनिया के बड़े हिस्से में इंसानों का जो अधिकार है इन चारों सिस्टम पर बहुत ज्यादा होते जा रहा है, एक अनसस्टेनेबल लेवल हो गया है। ए पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां पे इसकी प्रोडक्टिविटी जो उत्पादन क्षमता है वो बिल्कुल खराब हो रही है, कम हो रही है। व्हेन दिस हैपन फिशरीज कोलैप्स, जब ऐसा होता है तो तब जो मछली उद्योग है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, असफल हो जाता है। फॉरेस्ट डिसअपियर, जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू ए बैरन वेस्टलैंड, और जो घास के मैदान है वो एक बंजर भूमि हो जाते हैं। एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट, और जो कृषि भूमि है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे। इस प्रोटीन से सचेत दुनिया में और प्रोटीन से हंग्री वर्ल्ड में जो मछली का पकड़ना है वो रोजमर्रा की लाइफ में बहुत ज्यादा हो गया है। इन पुअर कंट्रीज और गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। जो लोकल जंगल हैं उनको बिल्कुल नष्ट किया जा रहा है, क्या प्राप्त करने के लिए? जलाने वाली लकड़ी प्राप्त करने के लिए। इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। कुछ जगहों में ऐसा हो गया है कि जो जलाने वाली लकड़ी है वो इतनी महंगी हो गई है कि राइटर है कि हमें एक फ्रेज देता है, एक लाइन लिखता है कि व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। मींस जो चीज बर्तन के नीचे है वो ज्यादा महंगी हो गई है उस चीज से भी जो बर्तन के बीच में है। मतलब जो बर्तन में पक रहा है वो सस्ता है और जो बर्तन के नीचे जल रहा है वो ज्यादा महंगा है। मतलब लकड़ी इतनी महंगी हो गई है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो एक कार्मिक विकास के ऊर्जा का स्रोत होते हैं डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। कई ऐसी प्रजातियां हैं जो लुप्त होती जा रही हैं इन जंगलों के कम होने की वजह से। इट हैज बीन वेल सेड दैट द फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि मनुष्य के आने से पहले वन होते हैं, डेजर्ट्स फॉलो, उनके जाने के बाद डेजर्ट बन जाते हैं। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year। ये जो संसार की पुरानी धरोहर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, अब वो उजड़ती जा रही है। किस रेट पर ये उजड़ रही है? 40 to 50 मिलियन, 400 से 500 लाख एकड़ से ईयर, एक साल में खराब हो जाती है, उजड़ जाती है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग deprives the soil of an important natural fertilizer। और गोबर को जलाने के लिए प्रयोग होने से भूमि महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद से वंचित होती जा रही है। The World Bank estimate that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuelwood demand in the year 2000। वो जो वर्ल्ड बैंक है एस्टिमेट, वो अंदाजा लगाता है कि 5-fold इंक्रीज, 5 गुना इंक्रीज चाहिए इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, फॉरेस्ट को लगाने में, टू कोप विद, अगर हम निपटना चाहते हैं जो एक्सपेक्टेड फ्यूलवुड डिमांड है, जो एक्सपेक्टेड लकड़ी की डिमांड होगी इन द ईयर 2000 ईयर में जो डिमांड होगी। ईयर 2000 यहां पर यूज किया गया है, लेकिन 2000 ईयर तो बीत चुका है। लेकिन ये आर्टिकल जब लिखा गया था वो 1994 में लिखा गया था, इसलिए यहां पर ईयर 2000 यूज किया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, जेम्स स्पेथ जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के, सेड द अदर डे, उन्होंने कहा था, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एन एकड़ ए सेकेंड। उन्होंने कहा था कि हम जंगलों को किस रफ्तार से खो रहे हैं, 1 एकड़ जंगल को हम खो देते हैं 1 सेकेंड में। बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड। लेकिन ये किसके नजदीक आने वाला है कि हम 1 सेकेंड में 1.5 एकड़ जंगल को खो देंगे। Article 48A of the Constitution of India provides that
जो एक अनुच्छेद है 48A भारत के संविधान में, वो हमें प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। कि जो सरकार है पर्यावरण की रक्षा वह उसे सुधारने का प्रयास करेगी, वह देश के वन व वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखेगी। बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। लेकिन जिस बात से सबसे ज्यादा पीड़ा होती है वो ये है कि भारत के कानून का ना पालन होता है, ना ही उन्हें लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर shall be abolished, but they flourished shamelessly even after 44 years of the operation of the कॉन्स्टिट्यूशन। उदाहरण के लिए संविधान कहता है कि जाति पाति, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी समाप्त किए जाएंगे, परंतु संविधान के लागू होने के 44 ईयर के बाद भी ये लज्जाजनक ढंग से फल फूल रहे हैं। A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। एक रिसेंट रिपोर्ट में जो पार्लियामेंट एस्टिमेटेड कमेटी की है उसमें ये हाईलाइट किया गया है कि बड़े ही खतरनाक तरीके से डिप्लीशन हो रहा है, कमी हो रही है इंडिया के जंगलों में पिछले 40 सालों में। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, एक विश्वसनीय डाटा के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, इंडिया जो है इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर। जो इंडिया है अपने जंगलों को खो रहा है, 3.7 मिलियन एकड़ जंगल को खो देता है एक साल में। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, बड़े बड़े एरिया जिनको आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है कि वो फॉरेस्ट लैंड है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो बिल्कुल ट्रीलेस हो चुके हैं, वनों से रहित हो चुके हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक। अगर असली नुकसान देखा जाए जंगलों का तो वो 8 गुना ज्यादा है जितना कि हमें बताया गया है गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक के द्वारा, गवर्नमेंट के आंकड़ों के द्वारा, उससे भी 8 गुना ज्यादा है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it's critical in many of the 88 countries investigated। उपग्रहों व हवाई फोटोग्राफ का प्रयोग करके राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने 3 वर्ष के अध्ययन के बाद ये बात बताई है कि जिन देशों का निरीक्षण किया गया उसमें कईयों का पर्यावरण इतना खराब हो गया है कि चिंताजनक स्तर पर वो पहुंच गया है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society। इस बात में कोई शक नहीं है कि संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या मानव समाज के भविष्य को बिगाड़ने वाले बड़े बड़े कारणों में से एक है। It took mankind more than a million years to reach the first billion। प्रथम 1 अरब की जनसंख्या पहुंचने में मानव जाति को 10 लाख वर्ष लगे थे। That was the world population around the year 1800। उस समय 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी थी। By the year 1900 a second billion was added। लेकिन 1900 तक एक और बिलियन उसमें जुड़ गया। And the 20th century has added another 3.7 billion। और 20th century ने 3.7 बिलियन पॉपुलेशन को और इसमें जोड़ दिया है। The present world population is estimated at 5.7 billion। जो आज की प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका अंदाजा लगाया जाता है कि वो 5.7 बिलियन है। Every 4 days the world population increases by 1 million। हर 4 दिन बाद पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन बढ़ जाती है। Fertility falls as income rise, education spreads and health improves। जो प्रजनन शक्ति है वो कम होती है जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है, एजुकेशन फैलती है और हेल्थ लोगों की इंप्रूव होती है। थस इस प्रकार डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। जो विकास है वही सबसे बड़ा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है। अगर जनसंख्या को रोका जा सकता है तो वो डेवलपमेंट से ही रोका जा सकता है। बट द डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। लेकिन जो विकास है वो भी शायद पॉसिबल ना हो, वो भी शायद संभव ना हो अगर
जो प्रेजेंट इंक्रीज है इन द नंबर कंटिन्यूस, जो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है अगर ऐसे ही बढ़ती रहती है तो विकास भी पॉसिबल नहीं है। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। जो अमीर है वो अमीर होते जाता है और जो गरीब है वो बच्चे पैदा करता रहता है, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, और इसी वजह से वो गरीब रहते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, merely more people without work। ज्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा काम करने वाले, उसका इतना ही मतलब है कि ज्यादा लोग बिना काम के। It is not suggested that human being be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion। यह सुझाव नहीं दिया जा रहा है कि मनुष्यों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाए और उन्हें जबरदस्ती स्टेरलाइज कर दिया जाए, बांझ बना दिया जाए, लेकिन बिना जोर जबरदस्ती से अपनी इच्छा के अनुसार परिवार नियोजन करने जैसा कोई विकल्प नहीं है। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। वास्तव में हमने चॉइस करनी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें या फिर लगातार गरीबी में रहें। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। जो भारत की जनसंख्या है वो अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो 920 मिलियन है आज। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अगर अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो उससे भी ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया would doubt that the hope of the people would die in their hungry huntsments unless population control is given टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जिन्हें भारत की परिस्थितियों का ज्ञान है उनमें से कोई भी ये बात का डाउट नहीं करेगा कि जब तक कि जनसंख्या नियंत्रण को सबसे ऊंची प्राथमिकता नहीं दी जाती, लोगों की आशाएं उनकी भूखी झोपड़ियों में ही दम तोड़ देंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। मानव इतिहास में पहली बार न केवल लोगों की बल्कि पृथ्वी के अस्तित्व के बारे में भारी चिंता है। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमने अपने अस्तित्व को अब अन्य जीवों के अस्तित्व से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइस, इट इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। पर्यावरण की समस्या हमारे अंत का पक्का संकेत नहीं है, यह हमारे भविष्य में प्रवेश करने के लिए एक अनुमति पत्र है, एक पासपोर्ट है। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन द इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नए संसार के सपने ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के युग को शुरू कर दिया है। इट इज ए होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट। ये अब हमारा सार्विक व्यू है, एक पर्यावरण वाला व्यू है संसार के प्रति। हम दुनिया को देखते हैं इंटीग्रेटेड होल के रूप में कि पूरी दुनिया एक इकाई है, रादर देन ऐसा नहीं देखते कि डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट है, कि ये अलग अलग हिस्सों का एक जुड़ा हुआ संग्रह है। इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो उद्योग हैं उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इस नए युग में, जिम्मेदारी के युग में। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer। कितना बड़ा बदलाव आएगा अगर ज्यादातर व्यापारी डूपोंट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलवर्ड की राय से सहमत हो जाएं। उसने 5 वर्ष पहले अपने आप को कंपनी का मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी घोषित किया था। He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। उन्होंने कहा था हमारा मुख्य निर्माता के रूप में अस्तित्व तभी बना रहेगा जब हम पर्यावरण में भी बढ़िया काम कर दिखाते हैं। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English uses as her flirtatious word, "No generation has a freehold on this earth. All we have is a life of tenancy with a full repairing lease."
मार्गरेट थैचर ने अपने प्रधानमंत्री होने के दिनों में जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कोई भी अंग्रेजी भाषा में इतना प्रचलित नहीं हुआ है जितना कि उसके ये मजेदार शब्द। किसी भी पीढ़ी के पास इस धरती पर मालिकाना हक नहीं है। हम सब जीते हैं कौन सी लाइफ? एक किराएदार की लाइफ को जीते हैं और किराएदार के रूप में हमें इसको ठीक रखना है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने इस धरती को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त नहीं किया बल्कि अपने बच्चों से उधार ले रखा है। मतलब ये धरती हमारे पास अमानत पड़ी है हमारे बच्चों की, और हमने सही सलामत उनको ये धरती वापस करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको ब्रीफ समरी दूं इस लेसन की, तो हमें शुरू में ये बताया गया है कि पहले इंसान क्या समझता था। इस धरती को चट्टान का एक टुकड़ा समझता था जो सूरज के चारों ओर घूमते रहता है। और जितने भी क्रिएचर इस धरती पे रहते हैं, इंसान अपने आप को उसका मालिक समझता था, मास्टर समझता था। लेकिन जो ये मूवमेंट हुआ, ग्रीन मूवमेंट, उसकी वजह से हमारी सोच बदल गई। उसकी वजह से हमारी सोच में ये बदलाव आया कि हमने धरती को क्या समझना शुरू कर दिया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जिंदा चीज समझनी शुरू कर दी। उसकी भी अपनी जरूरतें हैं। अगर हम उसकी जरूरतों को, धरती की जरूरतों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और प्रिजर्व नहीं करेंगे तो धरती बीमार हो गई है और बाद में मर भी जाएगी। इसीलिए लेसन का नाम है एलिंग प्लेनेट, मतलब बीमार धरती। और दूसरा हमारी सोच में बदलाव ये आया कि अब इंसान अपने आप को मालिक नहीं समझता दूसरे क्रिएचर्स का, वो अपना पार्टनर समझता है कि जितने हकदार हम हैं इस धरती में जीने के, वो भी उतने ही हकदार हैं जो दूसरे क्रिएचर्स हैं। फिर हमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई कि एक बुक का नाम लिया गया जो मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने लिखी थी, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट। उन्होंने ये बताया कि धरती के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम हैं। वो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम कौन कौन से हैं? वो है फिशरीज, दूसरा क्या है फॉरेस्ट, तीसरा क्या है ग्रासलैंड, और फोर्थ क्रॉपलैंड। उन्होंने कहा ये जो चारों चीजें हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इसी की वजह से अर्थव्यवस्था चलती है, क्योंकि ये चारों चीजें हमें जितना भी कच्चा सामान है इंडस्ट्री के लिए वो देती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़कर। लेकिन इन चारों चीजों में बहुत ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है, कमी आ रही है। वो कमी इसलिए आ रही है क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ते हैं, क्योंकि प्रोटीन के लिए उन्हें चाहिए। दूसरा क्या है, जंगलों में लकड़ी कम होते जा रही है, क्योंकि गरीब कंट्रीज क्या करती हैं, ज्यादा और ज्यादा पेड़ों की कटाई करती हैं, क्योंकि उन्हें जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। इस वजह से लकड़ी की कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तीसरा क्या हुआ है, जो घास के मैदान है उनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और वो बैरन हो गए हैं और उनमें उपजाऊपन बिल्कुल भी नहीं रहा, वो बंजर हो गए हैं। और फोर्थ क्या है, जो कृषि है, जो खेती है, वो भी क्यों खराब हो रही है? वो इस वजह से खराब हो रही है क्योंकि जो गोबर है वो नेचुरल खाद का काम करता है, लेकिन उसे लोग क्या कर देते हैं पुअर कंट्रीज में, उसको वो जला देते हैं। तो ये चारों चीजें जो होती जा रही हैं वो कम होती जा रही हैं। फिर हमें यह भी बताया गया कि जो सरकार है वो अपने संविधान अनुच्छेद 48A में कहती है इंडिया में कि वो सरकार हर चीज का ध्यान रखेगी, सुरक्षा करेगी पर्यावरण की और प्राणियों की। लेकिन इंडिया में क्या होता है, कानून बन जाते हैं लेकिन उनको एनफोर्स नहीं किया जाता, सही तरीके से लागू नहीं किया जाता। ऐसे इंडिया में कितने कानून बने हैं, जैसे छुआछूत के, बंधुआ मजदूरी के, उनको समाप्त करने के लिए, लेकिन वो सब कुछ आज भी चल रहा है। तो उसके बाद हमें ये बताया गया कि जो सबसे ज्यादा ये जो धरती पे हालत खराब हो रही है वो किस वजह से हो रही है? पॉपुलेशन की वजह से। जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। अमीरों के बच्चे कम होते हैं, जो गरीब है उनके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। गरीब ये समझते हैं कि ज्यादा बच्चे मतलब उनके लिए क्या होगा, ज्यादा काम करने वाले। लेकिन हमें ये बताया जाता है ज्यादा बच्चों का मतलब ये नहीं ज्यादा काम करने वाले, ज्यादा बच्चों का मतलब है कि ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड। और हमें यह बताया गया कि जनसंख्या को रोकने के लिए स्टेप उठाए जाने चाहिए, लेकिन जबरदस्ती लोगों को स्टेरिलाइज नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को वॉलंटरली अपनी इच्छा से आगे आना चाहिए और फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए।
जब जनसंख्या कम होती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, जब इनकम बढ़ती है तो एजुकेशन भी बढ़ती है, जब एजुकेशन बढ़ती है तो लोगों की हेल्थ भी अच्छा रहती है। और ज्यादा अवेयर क्या होती है, पॉपुलेशन होती है, और जो ज्यादा अवेयर पॉपुलेशन होती है तो उसे पता होता है कि स्मॉल फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या वैल्यू है। और लास्ट में हमें क्या दी जाती है, स्टेटमेंट दी जाती है। किसकी स्टेटमेंट दी जाती है? एक तो स्टेटमेंट दी गई डू पॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड की। उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। दूसरी हमें स्टेटमेंट क्या दी जाती है, मार्गरेट थैचर की। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी जनरेशन इस धरती की मालिक नहीं है, हम सब किराएदार की लाइफ को जीते हैं। और लास्ट में लेस्टर ब्राउन की हमें स्टेटमेंट दी गई जो कहते हैं कि हमने ये धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं ली है, बल्कि हमने उधार ली है अपने बच्चों से, और हमने बच्चों को वैसे ही सही सलामत वापस करनी है। तो यहाँ पर ये लेसन एंड होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन, and do share this video with your friends. Thank you.